हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रीन एग्री। तो आज के वीडियो में देखने वाले हैं पेडिग्री मेथड। इससे पहले दो लेक्चर्स मैंने करवा दिए हैं। पहला जो है वो प्लांट ब्रीडिंग का कॉन्सेप्ट है, पूरा बेसिक है उस वीडियो में, और सेकंड लेक्चर जो था वो हमारा मास सिलेक्शन पे था। तो अगर अभी तक आपने वो दोनों वीडियोज़ नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप उसे विजिट कर सकते हैं। और मैं सजेस्ट करूँगा कि पहले आप वो दोनों लेक्चर देख लो, फिर आप पीछे देखो, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और ये जो नोट्स आप देख रहे हो, ये नोट्स भी आपको मैं पीडीएफ में प्रोवाइड कर देता हूँ, वो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, तो वहाँ से आप नोट्स ले सकते हो। तो आज का टॉपिक जो हमारा वो पेडिग्री मेथड है, ठीक है। पेडिग्री मेथड क्या चीज़, बहुत ही आसान सा है। लोग इसे बहुत डिफ़िकल्ट वे में ले लेते हैं, लेकिन बहुत आसान सा टॉपिक है, बस समझना अच्छे से होता है। तो बिल्कुल ही दिमाग शांत करके इस टॉपिक को समझो। मैं बिल्कुल ही अच्छे से इसको बिल्कुल कहानी की तरफ समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पेडिग्री मेथड होता क्या है, ठीक है। तो इन पेडिग्री मेथड इंडिविजुअल प्लांट्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम F2 एंड सब्सिक्वेंट जनरेशंस एंड देयर प्रोजनीज आर टेस्टेड। इसमें दिया गया है कि जो पेडिग्री मेथड होता है उसमें F2 और उसके बाद के जितने भी जनरेशंस होते हैं वो सारे और उसकी प्रोजनी का टेस्ट किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड पैराग्राफ पे। इन दिस मेथड द रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफ स्प्रिंग्स आर रिकॉर्डेड एंड दैट रिकॉर्ड इज नोन एज पेडिग्री रिकॉर्ड। क्या होता है कि इस मेथड में जो इसके पेरेंट्स होते हैं या इसके पेरेंट्स और इसके ऑफ स्प्रिंग होते हैं, उनके रिकॉर्ड को रखा जाता है, और इसे बोलते हैं, और इस रिकॉर्ड को बोलते हैं पेडिग्री रिकॉर्ड, ठीक है। Pedigree record gives an idea about individual parent, grandparent and grand-grandparent। पेडिग्री रिकॉर्ड रखने से हमें ये बेनिफिट होता है, तो हमें उस इंडिविजुअल के पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट एंड ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। एंड लास्ट है द रिकॉर्ड मस्ट बी एक्यूरेट। वो रिकॉर्ड जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, कोई भी उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ हमारा होता है पेडिग्री मेथड। अब इसको पढ़ लेते हैं एप्लीकेशन क्या है, हम पेडिग्री मेथड क्यों पढ़ते हैं। तो ये बेसिकली दो कारणों की वजह से होता है। पहला है कॉम्बिनेशन ब्रीडिंग और दूसरा है ट्रांसग्रेसिव ब्रीडिंग, ठीक है। यहाँ पर ट्रांसग्रेसिव ब्रीडिंग होगा, ठीक है। तो ये दो कारणों से पढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन ब्रीडिंग क्या होता है और ट्रांसग्रेसिव ब्रीडिंग क्या होती है, पहले इसको समझ लेते हैं। तो कॉम्बिनेशन ब्रीडिंग का मतलब होता है कि जब हम सिंगल वेराइटी के अंदर एक या एक से अधिक कैरेक्टर ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको बोल देते हैं कॉम्बिनेशन ब्रीडिंग। और ट्रांसग्रेसिव ब्रीडिंग क्या होता है, इसमें होता है कि जब F2 जनरेशन के बाद हमें जितने भी प्रोजनीज मिलती है वो सारी प्रोजनी अपने पेरेंट से सुपीरियर होती है, ठीक है। समझ गए ये दोनों। तो अब हम देख लेते हैं इसका जो मेथड है वो उसको। अब हम सिंपल से एक भाषा में समझ लेते हैं कि पेडिग्री मेथड हमें पढ़ना क्यों होता है, ठीक है। तो इसको हम पढ़ते हैं जब किसी प्लांट में एक पर्टिकुलर कैरेक्टर इंप्रूव करना होता है तो हम पेडिग्री का यूज़ करते हैं, ठीक है। किसी भी एक प्लांट में जब पर्टिकुलर कैरेक्टर इंप्रूव करना होता है, जिस कैरेक्टर को हम चाहते हैं कि वो उस वैरायटी में हो, तो उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को जब हम इम्प्रूव करते हैं एक प्लांट में, तो जो मेथड हम यूज़ करते हैं उस मेथड को बोलते हैं पेडिग्री मेथड। या फिर एक वर्ड में कह लो तो यूज़ फॉर जेनेटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स। सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स के जेनेटिक इम्प्रूवमेंट के लिए हम पेडिग्री मेथड का यूज़ करते हैं। देखो, तो अब यहाँ मतलब अच्छे से समझ लेते हैं बेसिक से कि ये हमें करते क्यों है, करते कैसे हैं। तो मान लो कि दो पॉपुलर वैरायटीज़ हैं एक्स, और यहाँ पे एक वैरायटी है वाई, ठीक है। कुछ अच्छे कैरेक्टर्स एक्स में हैं और कुछ अच्छे कैरेक्टर्स वाई में हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इन दोनों वैरायटी को ना यूज़ करके एक ऐसी वैरायटी जेड वैरायटी यूज़ करें जिसमें इसके भी कैरेक्टर्स हों और इसके भी कैरेक्टर्स हों। तो ये जेड वैरायटी हमें कैसे मिलती है, तो जब इन दोनों के बीच हम क्रॉस कराते हैं और उसी प्रोसीजर में हमें ये जेड वैरायटी मिलती है जिसके अंदर एक्स के भी कैरेक्टर होंगे और वाई के भी कैरेक्टर होंगे। तो इसी वैरायटी को इम्प्रूव करने का जो पूरा प्रोसेस है वो प्रोसेस हम पढ़ते हैं पेडिग्री मेथड में। तो अब हम चलते हैं वैरायटी डेवलप करने के प्रोसेस को पढ़ने, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर आप यहाँ पर देख रहे हो, तो फर्स्ट ईयर में क्या होता है, फर्स्ट ईयर में दोनों जो पॉपुलर वैरायटीज़ हैं उनके पेरेंट्स के बीच क्रॉसिंग करवाते हैं। ये हो गया P1 एक्स वैरायटी का हो गया मान लो, और ये हो गया वाई वैरायटी का P2। इन दोनों के बीच हमने क्रॉसिंग कराई तो हमें F1 मिला, यहाँ पर हो जाएगा F1 मिला, ठीक है।
तो F1 मिला। तो अब आ जाते हैं सेकेंड ईयर में, ठीक है। सेकेंड ईयर में अब क्या, फर्स्ट ईयर में क्या होगा, सिलेक्ट टू पेरेंट्स P1 एंड P2, दो पेरेंट हमने सिलेक्ट किया। सिलेक्टेड पेरेंट्स आर प्लांटेड इन अ क्रॉसिंग ब्लॉक, एक क्रॉसिंग ब्लॉक में प्लांट किए जाएंगे। हार्वेस्ट देयर सीड इन बल्क, इनको प्लांट करने के बाद इनके जो सीड्स होंगे उनको हम बल्क में हार्वेस्ट कर लेंगे। उसके बाद आ जाएंगे सेकेंड ईयर में। तो सेकेंड ईयर में क्या होता है कि 10 to 30 प्लांट्स आर स्पेस प्लांटेड, मतलब इस फर्स्ट ईयर से हमें इतने सीड, हमें कम से कम 30 सीड मिल जाने चाहिए जो हम इस सेकेंड ईयर में ग्रो कर सकें। तो यहाँ से हमें 30 सीड की ज़रूरत है, 10 से 30 सीड को हम इसमें स्पेस प्लांटिंग करेंगे। अब स्पेस प्लांटिंग का क्या मतलब होता है और क्या फ़ायदा होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो स्पेस प्लांटिंग से ये फ़ायदा होगा कि प्लांट्स को अच्छी सनलाइट मिलेगी, अच्छा न्यूट्रिएंट मिलेगा और प्लांट्स के बीच कोई कंपटीशन नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए हम स्पेस प्लांटिंग करते हैं और इसका मेन टारगेट होता है कि हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ सीड चाहिए F2 जनरेशन से, ठीक है। तो अब वो सीड कितने चाहिए, मैक्सिमम नंबर मतलब कितने सीड चाहिए, तो वो हमें चाहिए कम से कम 2000 से लेकर 10,000 तक, ठीक है। इससे हम 2000 से 10,000 तक सीड निकालेंगे और उसी को ग्रो करेंगे थर्ड ईयर में। तो थर्ड ईयर में आ जाते हैं, देखिए फर्स्ट स्टेप होता है हमारा 2000 से 10,000 प्लांट्स हमें स्पेस प्लांटिंग करनी है इसमें भी, और इससे 100 से 150 सुपीरियर प्लांट सिलेक्ट करने हैं विजुअल ऑब्जर्वेशन से। तो थर्ड ईयर में क्या होगा कि जो F2 से सीड मिले, F2 से जो हमें सीड मिले उसको हम इसमें ग्रो करेंगे। और कितने सीड चाहिए हमें, 2000 से 10,000 तक इसमें ग्रो कर दिया हमने, स्पेस प्लांटिंग कर दी। अब F2 से हमें 100 से 150 सुपीरियर प्लांट को सिलेक्ट करना है और उनकी इंडिविजुअल हार्वेस्टिंग करनी है। यहाँ तक हम बल्क में हार्वेस्ट कर रहे थे, बट थर्ड ईयर के आगे हम थर्ड ईयर में हम इंडिविजुअल हार्वेस्टिंग करेंगे, मतलब एक एक पौधे को इंडिविजुअली हमें हार्वेस्ट करना होता है। तो अब होता है यहाँ पर थर्ड ईयर का काम ख़त्म। अब आते हैं फोर्थ ईयर में। फोर्थ ईयर में क्या होगा, अब इस F3 को, जो यहाँ F3 था उसको रो में ग्रो कराएंगे। यहाँ पर देख रहे हो रो लगा हुआ है, तो जो हमें सीड मिला उसको हम रो में ग्रो कराएंगे और यहाँ से हमें 100 सुपीरियर रो सिलेक्ट करनी है, याद रखना। इस वाले से हमें 100 सुपीरियर रो सिलेक्ट करनी है और इस 100 सुपीरियर रोज से हमें इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन करना होता है, समझ गए। अब आते हैं हम फिफ्थ ईयर में, यहाँ पर फोर्थ ईयर का काम ख़त्म होता है। अब आते हैं फिफ्थ ईयर में। तो पाँचवें साल में क्या होगा, यहाँ पर देखो पाँचवें साल में हमने फिर से ऐसे ही प्लांटिंग की है, ठीक है। तो पाँचवें साल में क्या करना है, जो सीड हमें फोर्थ ईयर से मिला है, या तक जो सीड हमें फोर्थ ईयर से मिला है उसको हम फील्ड में ग्रो करेंगे और इसमें होंगे 50, कम से कम 50 सुपीरियर रो सिलेक्ट करेंगे। अब 50 रो, जो हमने 50 सुपीरियर रो सिलेक्ट करी थी उसको ग्रो करेंगे सिक्स्थ ईयर में 3-3 के रो में, ठीक है। मतलब कि एक प्लांट के सीड से 3 रो लगाना है, तो ये 150 हो जाएगा। अब देखना है कि किस 3 रो के सभी प्लांट दिखने में एक जैसे हैं। मान लो इसके प्लांट देखने में एक जैसे हैं, इसके प्लांट दिखने में एक जैसे हैं, बट यहाँ इसमें वेरिएशन शो हो रहा है, इन तीनों में वेरिएशन शो हो रहा है और ये दोनों हमारे प्लांट एक जैसे हैं, ठीक है। कोई टॉल है, कोई छोटा है, किसी का साइज़ छोटा बड़ा है, किसी का कलर दूसरा है, तो ये वेरिएशन शो कर रहे हैं ये तीनों, और ये दोनों हमारे एकदम बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस रो में सेग्रीगेशन शो हो रहा है, मतलब कि ये देखो ये सारे एक जैसे होंगे जिसको हम होमोजाइगस बोलते हैं, ये भी एक जैसा है इसके भी होमोजाइगस बोलेंगे, और ये तीनों हमारे हेट्रोजाइगस हो गए। तो अब यहाँ पर करना क्या होता है कि जो भी होमोजाइगस है, मतलब ये दोनों होमोजाइगस है, तो इन दोनों को हम बल्क में हार्वेस्ट कर लेंगे, ठीक है। ये दोनों हमारे बल्क में हार्वेस्ट हो जाएंगे और इन तीनों को, ये हमारे हेट्रोजाइगस हैं, तो इनको इंडिविजुअली हार्वेस्ट करना है और सेवन्थ ईयर में ले आना है। तो याद रखो, जो हमारे होमोजाइगस थे उनको हमने बल्क हार्वेस्ट कर लिया और जो हेट्रोजाइगस थे उनको इंडिविजुअली हार्वेस्ट किया हमने। तो अब हम समझ लेते हैं कि सेवन्थ ईयर में क्या होता है। तो अब इस ईयर में आपको सेम उसी तरह से 3 रो लगानी होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है सेम एज सिक्स्थ ईयर, सारा सिक्स्थ ईयर जैसा प्रोसेस इसमें भी है। 3 रो में क्रॉप लगानी है। अब जो प्लांट सिक्स्थ ईयर में सेग्रीगेशन शो नहीं कर रहे थे, जिनकी हार्वेस्टिंग हमने बल्क में की थी, उन्हें एक बार और चेक करने के लिए कि वो सेग्रीगेशन शो कर रहे हैं या नहीं, उन्हें हम चेक वैरायटी के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो अब सिक्स्थ ईयर में जिस प्लांट के अंदर सेग्रीगेशन शो कर रहा था
अगर वो 7th ईयर में अभी भी सेग्रीगेशन शो कर रहा है तो हम उन्हें रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। सिर्फ 2 साल का टाइम मिलता है कि अच्छे से ढंग से सुधर जाओ, नहीं तो तुम रिजेक्ट हो जाओगे। तो ये अभी भी ये अभी भी हेट्रोजाइगस है, तो वेरिएशन शो कर रहा है, तो हम इसे रिजेक्ट कर देंगे और चलेंगे 8th ईयर में। तो अब 8th ईयर में क्या होगा, अब यहाँ सेग्रीगेशन बंद होने के बाद हम बल्क हार्वेस्ट एंड 7th ईयर से सिलेक्टेड प्लांट जो थे उनको प्रीलिमिनरी ट्रायल के लिए ले जाएंगे। अब प्रीलिमिनरी ट्रायल क्या होता है ये मैंने आपको पिछली वीडियो मास सिलेक्शन वाली वीडियो में बताया था, एक बार और यहाँ भी बता देता हूँ। इस ट्रायल में हम उस जोन के जहाँ ये ट्रायल चल रहा है उस जोन के पॉपुलर वैरायटी जो होती है उनके साथ इसको कंपेयर करते हैं, और वहाँ की पॉपुलर वैरायटी को हम बोलते हैं चेक, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है प्रीलिमिनरी यील्ड ट्रायल टेकन, क्वालिटी टेस्ट आर डन बाय यूजिंग चेक, चेक को यूज़ करके इसकी क्वालिटी टेस्ट कर लेते हैं। सुपीरियर प्लांट्स आर सिलेक्टेड, सुपीरियर प्लांट जो होते हैं वो उन्हें हम सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। जो भी इस ट्रायल में पास हो गई होती है, जो प्लांट इसमें पास हो गए होते हैं उनको ले चलते हैं हम अब कोऑर्डिनेटेड वेराइटल ट्रायल के, जो ऑल ओवर इंडिया लेवल पे होता है, उस ट्रायल के लिए ले चलते हैं। अब कोऑर्डिनेटेड वेराइटल ट्रायल क्या होता है ये आप फिर से समझ लो कि इस ट्रायल को हम ऑल ओवर इंडिया लेवल पे करते हैं। इंडिया में जितने भी जोन्स हैं उन सारे जोन्स पे इनको हम चेक के साथ ग्रो करते हैं, और ये ट्रायल 3 साल चलता है, ठीक है। 3 साल होता है, देखो 9, 10, 11, 3 साल के लिए ये ट्रायल हम कंडक्ट करते हैं। अब जिस जोन में ये वहाँ की चेक से अच्छा परफॉर्म करेंगी, मान लीजिए ये हमारा जोन हो गया महाराष्ट्र का, ये हो गया तमिलनाडु का, ये हमारा हो गया एमपी का। तो मान लीजिए यहाँ पर चेक लगाई है हमने, तो एमपी वाली जो है वो अपने चेक से अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो एमपी वाली को सिलेक्ट करके एमपी के लिए एज ए वैरायटी रिलीज़ कर देंगे। तमिलनाडु वाली ये थी, तमिलनाडु वाली अगर अपनी चेक से अच्छा परफॉर्म कर रही है तो उस वैरायटी को तमिलनाडु के लिए रिलीज़ कर देंगे। बट महाराष्ट्र वाली जो थी वो अपनी चेक वैरायटी से कम परफॉर्म की, उसकी यील्ड कम रह गई। मान लीजिए चेक वाले की यील्ड थी 100 क्विंटल और इसका रहेगा 80 क्विंटल, तो इसको हम वहीं पे रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा होता है यील्ड को बढ़ाना, ठीक है। तो ये प्रायोरिटी हमेशा याद रखना, हमेशा काम आता है। फर्स्ट प्रायोरिटी होता है यील्ड बढ़ाना। तो जिसका यील्ड चेक से कम आ गया वो तो रिजेक्ट हो जाएंगे, और जिसका यील्ड ज़्यादा आ गया जो अच्छी क्वालिटी का है उसको हम उस जोन के लिए एज ए वैरायटी रिलीज़ कर देते हैं। एंड वैरायटी रिलीज़ करने के बाद 12th ईयर में क्या होता है कि उस वैरायटी को हम भेज देते हैं मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, ठीक है। सीड मल्टीप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू द फार्मर्स फॉर ग्रोइंग नेक्स्ट सीजन। सीड मल्टीप्लिकेशन होगा तभी फार्मर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो उस सीड को फार्मर्स जो है अगले सीजन में ग्रो कर सकते हैं। तो यही था हमारा पेडिग्री मेथड। तो अब हम पेडिग्री मेथड के कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो पहला मेरिट आता है कि प्रोवाइड मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी टू ब्रीडर टू यूटिलाइज हिज स्किल। एक ब्रीडर को उसकी स्किल यूटिलाइज करने के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। सेकेंड है इंफॉर्मेशन अबाउट क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स विल बी अवेलेबल। जो क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं वो उसकी इन्फॉर्मेशन भी बहुत अच्छे से अवेलेबल होती है इस पेडिग्री मेथड में। और थर्ड है कि मेथड इज़ वेल सूटेड फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ कैरेक्टर्स विच कैन बी ईजिली आइडेंटिफाइड एंड सिंपली इनहेरिटेड। जो कि ये पेडिग्री मेथड होता है ये बहुत ही अच्छा होता है कैरेक्टर्स को इम्प्रूव करने के लिए। ये तीनों हमारे हो गए मेरिट्स। अब पढ़ लेते हैं इसे कुछ डिमेरिट्स के बारे में। तो डिमेरिट में फर्स्ट आ जाता है कि दिस मेथड इज़ मोर टाइम कंज्यूमिंग। ये मेथड जो हमारा 12 साल का है बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, आप सोच सकते हो। ये सबसे बड़ा डिमेरिट हो जाता है कि बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। सेकेंड होता है दिस मेथड इज़ लेबोरियस एंड एक्सपेंसिव। अगर ये 12 साल टाइम लग रहे थे इसमें लेबर भी बहुत सारे लगेंगे, ये मेथड एक्सपेंसिव भी होगा। थर्ड डिमेरिट है द सक्सेस ऑफ दिस मेथड इज लार्जली डिपेंड अपॉन स्किल ऑफ ब्रीडर। जो ये मेथड है ये कितना सक्सेस होगा ये ब्रीडर के स्किल पे डिपेंड करता है, ठीक है। और ठीक है, तो इसके सक्सेस के चांस ब्रीडर के स्किल पे डिपेंड होते हैं। फोर्थ आ जाता है हमारा सिलेक्शन ऑफ यील्ड F2 एंड F3 जनरेशन इज़ इनइफेक्टिव। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा पेडिग्री मेथड क्या होता है, उसका मेथड क्या है, उसके मेरिट्स, डिमेरिट्स एंड एप्लीकेशंस। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कुछ भी डाउट होता है तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।